बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं हैदर फैजान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडीज एकेडमी। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हम डिस्कस कर रहे हैं नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स को, और हम अल्हम्दुलिल्लाह यूनिट 1 से यूनिट 9 तक की तमाम एक्सरसाइजेस को कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। आप हमारे चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट पे रेलिवेंट एक्सरसाइजेस को देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट की हुई है एमसीक्यू सीरीज, और एमसीक्यू सीरीज में हमने लास्ट लेक्चर में यूनिट 1 की एमसीक्यूज और उसकी एक्सप्लेनेशन को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 2, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इसका पहला पोर्शन हमारे पास इस वीडियो का एमसीक्यूज की एक्सप्लेनेशन होगी, और सेकंड पोर्शन जो है स्टूडेंट्स, उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि जो कि एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट हैं, ऐसी स्टेटमेंट्स जिनमें से एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज का पहला एमसीक्यू है हमारे पास। इफ ऑर्डर ऑफ ए इज m क्रॉस n एंड ऑर्डर ऑफ b इज n क्रॉस p, देन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ a एंड b? a एंड b इज द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। अच्छा स्टूडेंट्स, अब याद रखना है आपने कि ऑर्डर जो है ना, वो हमें मल्टीप्लिकेशन के हवाले से बहुत सी इंफॉर्मेशन देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ डिस्कस करते हैं कि लेट्स से यू हैव अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3, लाइक 2 3 4 5 6 एंड 7, एंड इट्स ऑर्डर इज 2/3। 2 रोज हैं और 3 कॉलम हैं। और एक और मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स हमारे पास, लाइक 2 3 4 5 6 एंड 7, और इसका ऑर्डर है हमारे पास 3x2। तो सबसे पहले हमने देखना है कि क्या ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं या नहीं। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस या सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस के लिए तो जरूरी है उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब यहाँ से भी देखें, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गया कि फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस मस्ट बी इक्वल। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस मस्ट बी इक्वल। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं है। मल्टीप्लिकेशन के लिए रूल ये है, मल्टीप्लिकेशन के लिए आप कह सकते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इट शुड बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ठीक है, अगर ये क्राइटेरिया पूरा हो रहा है तब वो दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब जरा इनकी अगर हम बात करते हैं, तो ए बी अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसका ऑर्डर हमारे पास क्या था, 2/3। इसका ऑर्डर हमारे पास क्या था, 3/2। तो आपने याद रखना है कि चेक करने के लिए कि दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं, आपने इनके इन एलिमेंट्स को चेक करना है। ठीक है, क्योंकि ये कॉलम्स की तादाद को बताता है, ये रोज की तादाद को बताता है। अगर ये एलिमेंट्स दोनों सेम है डिजिट्स, तो इट मींस कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये मल्टीप्लाई तो हो गए, मल्टीप्लाई होने के बाद ऑर्डर क्या आएगा, यानी ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होके भी तो कोई ना कोई मैट्रिक्स बनाएंगे। उस आंसर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 2/3 है, एक 3/2 है। दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं, यस हो सकते हैं। अच्छा हो सकते हैं, तो ऑर्डर क्या बन सकता है आंसर का, आंसर का ऑर्डर होगा 2/2। ठीक है, यानी कि फर्स्ट और लास्ट हमें बताता है कि आंसर का क्या ऑर्डर आना है। सेकंड और थर्ड एलिमेंट हमें बताते हैं कि क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी राइट ऑप्शन क्या होगी थे कि इफ ऑर्डर ऑफ ए इज m क्रॉस n एंड b इज n क्रॉस p। अब देखें, ये सेकंड है और ये थर्ड है, इट मींस कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। दोनों जगह n और n आ रहा है, तो जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई होने के बाद वो होगा m एंड p। तो व्हाट इज m एंड p? यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन में हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसकी एक्सप्लेनेशन में हम लिख सकते हैं a एंड b इज इक्वल्स टू, ए का ऑर्डर है m क्रॉस n एंड b का ऑर्डर है n क्रॉस p। दिस implies number of columns of A equals to n and number of rows of B equals to n. Yes, confirmable for multiplication, and order of A cross B, sorry, A into B is equals to M cross P. So here is the explanation. चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। जी स्टूडेंट्स, अगला एमसीक्यू है हमारे पास, इफ ए इज द ऑर्डर ऑफ 1 क्रॉस n मैट्रिक्स, n 1 क्रॉस n रो मैट्रिक्स। ठीक है, एक रो है और n कॉलम्स हैं उसमें, मैट्रिक्स इज देन द ऑर्डर ऑफ ए इनटू ए ट्रांसपोज। देखें, ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज होता है किसी भी मैट्रिक्स के आप रोज को कॉलम में इंटरचेंज करने या कॉलम्स को रोज में इंटरचेंज करने। ठीक है, तो अब आपके पास एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर है 1 क्रॉस n,
यानी कि वो एक रो मैट्रिक्स है, उसमें एक ही रो है लेकिन n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो जब आप ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो जो एक रो है वो एक कॉलम बन जाएगी, ठीक है। तो फिर उसका ऑर्डर हो जाएगा n×1। तो अब देखें, अगर आप ए और ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करती हैं तो क्या होगा, जिसका ऑर्डर है 1×n, इसका ऑर्डर है n×1। तो ये मल्टीप्लाई तो हो सकते हैं, और जो आंसर बनेगा मैट्रिक्स का वो होगा 1×1, यानी कि वो एक रो और एक कॉलम का मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है हमारे पास वो क्या होगा, 1×1। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन इसकी लिख देते हैं। वी हैव ए इज ऑफ ऑर्डर 1×n, दिस implies A transpose must be of order n×1. This implies A into A transpose will be 1×n, n×1 is equals to matrix of order 1×1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है 1×1। चलती है नेक्स्ट एमसीक्यू पे। जी स्टूडेंट्स, चलते हैं इसके एमसीक्यू नंबर 3 पे। एमसीक्यू नंबर 3 है, फॉर एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा दुरुस्त है। अच्छा, यहाँ पे ना स्टूडेंट्स तीन चीजों का जिक्र है। एक है स्मॉल ए आई जे, एक है कैपिटल ए आई जे, और एक है एम आई जे। तो ये तीनों चीजें मैं कैटेगराइज कर देता हूँ। आपके पास जो स्मॉल ए आई जे होता है, दिस वन, इसको तो हम मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को हम डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो 1 2 3 4, अब ये चार जो एलिमेंट्स है ना, इनको हम कहेंगे A11, A12, A13, A14। अब वो क्यों कहेंगे ये भी देख लें। A11, A12, A13 और A14, सॉरी A21 और A22, इस तरह से। अब A11 इसको इसलिए कहा जाता है स्टूडेंट्स, फर्स्ट एलिमेंट को, कि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। सिमिलरली इसको A12 इसलिए कहा जाता है कि ये फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। ये A21 इसलिए कि ये सेकंड रो में है लेकिन फर्स्ट कॉलम में है। और ये A22 इसलिए है कि ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम में पड़ा हुआ है। तो बेसिकली जो स्मॉल aij है वो एलिमेंट का ऑर्डर माना जाता है, ठीक है। अब जहां तक बात है कैपिटल aij की, कैपिटल aij होता है स्टूडेंट्स कोफैक्टर। बास बुक्स में इसको सी आई जे भी लिखा जाता है, कैपिटल सी आई जे। तो कैपिटल सी आई जे हो या कैपिटल ए आई जे हो, ये नोटेशन है कोफैक्टर की, ठीक है। और एम आई जे क्या है, एम आई जे स्टैंड फॉर माइनर ऑफ द मैट्रिक्स। अब माइनर ऑफ द मैट्रिक्स क्या है, जब भी आपके पास कोई 3×3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, तो आप जब एक्सपेंड करते हो, तो फॉर एग्जाम्पल रो 1 से आप एक्सपेंड कर रहे हैं, तो रो 1 के एलिमेंट की रो और रो 1 के एलिमेंट जो कॉलम है उसको आप छोड़ देते हो, तो जो चार एलिमेंट्स बचते हैं वो लिखते हैं। तो वो जो चार एलिमेंट्स है ना, दीज आर बेसिकली माइनर्स, ठीक है। तो एम आई जे स्टैंड फॉर माइनर्स, कैपिटल ए आई जे स्टैंड फॉर कोफैक्टर, एंड स्मॉल ए आई जे स्टैंड फॉर एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो अब ये रिलेशनशिप इनमें से कौन सा होल्ड करता है ये हमने देखना है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात और, चले मैं आपको ना यहाँ पे एक 3×3 का मैट्रिक्स लेता हूँ और फिर उसके बाद तीनों चीजें समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ मैट्रिक्स ए 1 2 1 2 3 1 1 2 2, लाइक दिस। अब अगर मैं इसको एक्सपैंड करता हूँ रो 1 से, ठीक है, या मुझे कोफैक्टर फाइंड करना है लेट्स से, तो पहला कोफैक्टर होगा हमारे पास A11। अब वो कैसे निकलेगा, इस एलिमेंट को आपने लिखना है -1 इसका सॉरी ऑर्डर लिखना है -1 i+j, राइट। और फिर उसके बाद क्या आ जाता है, इसको और इसको आप छोड़ दें तो कौन सा एलिमेंट्स बचते हैं, 3 1 2 और 2। अब ये जो है ना, दिस इज कॉल्ड दी माइनर, इसको आप MIJ बोलते हैं, ठीक है, या M11 बोल देंगे इसको यहाँ पे। तो अब स्टूडेंट्स, इस तरह से कोफैक्टर्स के और माइनर्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो कौन सा बनता है, पेज नंबर 46 के ऊपर वाज़ह लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है। अगर आप बुक के पेज नंबर 46 पे आ जाएं, सो हियर इज द पेज नंबर 46। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, ये देखें कि AIJ इज इक्वल्स टू -1 i+j इंटू MIJ, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप जो है वो होल्ड करता है। अब आपने देखना है कि आपके ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ये इस रिलेशन को वेरीफाई कर रहा है। तो आपके ऑप्शंस में स्टूडेंट्स ये जो ऑप्शन नंबर 3 है ना, ये इसको वेरीफाई करता है। यहाँ मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया है कि कोफैक्टर AIJ इज इक्वल टू -1 इंटू MIJ। तो MIJ जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको यहाँ डिवाइड में लिखा हुआ है ओनली। सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स आपके पास MCQ नंबर 3। अब हम चलते हैं इसके 4th MCQ पे।
जी स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 4 है, कहता है इफ ए इज एनी मैट्रिक्स देन ए एंड ए ट्रांसपोज आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन या ऑल ऑफ दीज। तो अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी ना दो हमारे पास ऑप्शंस हैं। यहाँ पर ए के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया कि ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली या ए इज डायगोनल मैट्रिक्स ओनली या ए इज द रेक्टेंगल मैट्रिक्स ओनली। तो ये दो ऑप्शंस आपके पास बनते हैं, मैं यहाँ दोनों के लिए बना रहा हूँ। पहली सपोजिशन है हमारी, इफ ए इज स्क्वायर। स्क्वायर मतलब जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल हों, ठीक है, मीन्स के नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अच्छा, इस बुक में ना स्टूडेंट्स यही मसला है कि यहाँ पर स्टेटमेंट्स ना एम्बिगुअस हैं, स्टेटमेंट्स में क्लैरिटी नहीं है कि जो पूछा जा रहा है उनको खुद ही नहीं पता कि पूछना क्या है। तो ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स और इफ ए इज रेक्टेंगल मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है? जिसमें नंबर ऑफ जो रोज हैं वो इक्वल नहीं होती नंबर ऑफ कॉलम्स के। अच्छा, अब स्टूडेंट्स कुछ देर के लिए अगर हम मान लें कि हमारा मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, राइट। अब इसका ट्रांसपोज क्या होगा? इसका ट्रांसपोज होगा 1 2 कॉलम्स को रोज में चेंज करना है, ठीक है, या रोज को कॉलम में चेंज करना है, ठीक है। ये लें, ये इसका मैट्रिक्स आ गया, इत्तेफाक से मैंने एक्समेट्रिक मैट्रिक्स ही लिख दिया। अच्छा, अब स्टूडेंट्स ये ए और ए ट्रांसपोज ये ऐड भी हो सकते हैं, ठीक है, ये ए और ए ट्रांसपोज आपस में सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, ये ए और ए ट्रांसपोज आपस में मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं। तो अगर तो यहाँ पर लिखा हो कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए एंड ए ट्रांसपोज आर कन्फर्मेबल फॉर ऑल ऑफ दीज होगा इन द केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आ जाए इफ ए एंड ए ट्रांसपोज इज एनी मैट्रिक्स, अब एनी का मतलब है कि यहाँ पे शक है कि यहाँ पे रेक्टेंगल भी हो सकता है, तो हम यहाँ पर ये मान रहे हैं कि इफ ए इज अ रेक्टेंगल मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगल मैट्रिक्स कौन सा होता है? अगर आपके पास ये देखें कॉलम मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा स्टूडेंट्स? 1 2 और 3 होगा। अब इस केस में, रेक्टेंगल के केस में, ये ऐड नहीं हो सकते, ठीक है, नॉट पॉसिबल। इसी तरह ए और ए ट्रांसपोज आपस में सब्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकते, हाँ, लेकिन ए और ए ट्रांसपोज आपस में मल्टीप्लाई जरूर हो सकते हैं, बिकॉज हेयर नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज। इसमें एक कॉलम है तो इसमें एक रो है। जब भी दो मैट्रिक्स में पहले की नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे की नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो जाएं तो मैट्रिक्स आपस में सॉल्वेबल होते हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो यहाँ पर इफ एनी मैट्रिक्स के केस में अगर ए और ए ट्रांसपोज कन्फर्मेबल की बात होगी तो वो हम सिर्फ किसके लिए कहेंगे? मल्टीप्लीकेशन के लिए कहेंगे, ठीक है। हाँ, अगर स्क्वायर का जिक्र होता तो फिर हम ऑल ऑफ दीज पे ऑप्शन लगा देते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 4। आपने इसके लिए मल्टीप्लिकेशन पे टिक करके आना है, बिकॉज हेयर इज एनी मैट्रिक्स, और एनी मैट्रिक्स के लिए अब दोनों मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स हो, दोनों में मल्टीप्लिकेशन तो लाजमी हो सकती है। चलते हैं इसके नेक्स्ट एमसीक्यू पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू कहता है इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3 देन एडजॉइंट ऑफ ए। अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो ऑर्डर 3x3 का और डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपके पास 3 हो तो बताएं एडजॉइंट की वैल्यू आपके पास क्या होगी। तो स्टूडेंट्स, एक बात आपने याद रखनी है, आपके बुक का पेज नंबर 61 है, एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का ये आपके पास 11th पार्ट है, ठीक है। अगर आप गौर से देखें तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 2 का 11th पार्ट है जिसमें आप ये सॉल्व करके आए हैं, ठीक है। और अगर आपने ये क्वेश्चन अभी तक सॉल्व नहीं किए तो प्लीज विजिट करें मेरी चैनल की प्लेलिस्ट को, और वहां पे चैप्टर 2 की प्लेलिस्ट होगी, उसमें 2.4 2.1 से लेकर 2.4 तक सारी एक्सरसाइजेज जो हैं वो सॉल्व हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये यूट्यूब का पहला चैनल है जिसने सबसे पहले नेशनल बुक फाउंडेशन फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स को कंप्लीट किया है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ है, तो इस आइडेंटिटी की मदद से हम इस एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन में हम इसकी लिखेंगे एज एडजॉइंट ऑफ ए magnitude is equals to determinant of a square. This implies adjoint of a magnitude is equals to, we have determinant of a is 3, so 3 square which is 9, so our answer is 9, ठीक है स्टूडेंट्स। चलते हैं इसके नेक्स्ट एमसीक्यू पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपके पास फॉर द स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a is 9, a21 is 2, a22 is 3, a23 is -1,
स्मॉल a21 इज 1, स्मॉल a23 इज 2, देन व्हाट इज स्मॉल a22? अच्छा याद रखें कि हमारे पास डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के तीन मेथड्स हैं, या तो हम सरूस रूल से सॉल्व कर लें, या फिर हम एक्सपेंशन से सॉल्व कर लें, या फिर हम को फैक्टर मेथड से सॉल्व कर लें, या फिर हम डिटर्मिनेंट को बाय प्रॉपर्टी सॉल्व कर लें। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर इस वक्त हमने ये पढ़ा हुआ है, बड़ी डिटेल में मैंने एक्सरसाइज में डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के तरीकों को जिक्र किया है। अगर हम इफ वी सॉल्व determinant by cofactor method and use row 2, then डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी। अच्छा, रो 2 का अगर इस्तेमाल करते हैं और को फैक्टर का यूज करते हैं तो रो 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, अगर मैं आपके सामने यहाँ पे एक मैट्रिक्स दोबारा लिख दूं, जर्नल A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो स्टूडेंट्स अगर रो 2 से एक्सपेंड कर रहे हैं तो रो 2 के जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास A21 A22 और A23 होंगे। तो रो 2 से डिटर्मिनेंट का को फैक्टर मेथड से फॉर्मूला होता है A21 इंटू कैपिटल A21 प्लस A22 इंटू कैपिटल A22 A23 into capital A23. This is the formula to find the determinant by cofactor method using the row 2. अगर कोई स्टूडेंट रो 3 से सॉल्व करना चाहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, A31 into capital A31 is the cofactor of A31। ठीक है, तो ये आपने निकाल सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ जो डाटा है हम पुट करते हैं, वी हैव डिटर्मिनेंट ऑफ A। चलिए मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ दोबारा से, फिर वैल्यूज पुट करते हैं। जी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू स्टूडेंट्स 9 दी हुई है, A21 है हमारे पास 1, कैपिटल A21 इज 2, A22 हमने फाइंड करना है बट कैपिटल A22 इज 3, A23 है हमारे पास 2 और कैपिटल A23 है -1। इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारे पास आएगा 9, दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी -2 एंड दिस विल बी 3 इंटू A22। So this will be cancel out. 9 is equals to 3 times A22 and we have A22 as 9 by 3 which is 3. So 3 is the right option. So let's search them. 3 is the right option. Yes, we have 3 as a right option. ठीक होगी बात स्टूडेंट्स। तो अच्छा ये माइनस नहीं है, ये 2 के बाद जो हम क्वेश्चन का कैप्शन देते हैं ना, ये वो है, तो इसको आप माइनस ना कंसीडर कीजिएगा, इस बार को मैं यूं कर देता हूँ। ठीक है, ये लाइन। ओके, सो वी हैव 3 एज दी राइट आंसर। और अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेना चाहता हो तो मैं इसको रेज कर देता हूँ यहाँ से। सो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास MCQ नंबर 6। अब हम चलते हैं इसके MCQ नंबर 7 की तरफ, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकते। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास MCQ नंबर 7 कहता है सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन इफ व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फॉर दी होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। बड़ी डिटेल में इसको डिस्कस किया स्टूडेंट्स 2.5 में, और आप हमारे चैनल को विजिट करके वहां से 2.5 की थ्योरी लाजमी देख लीजिएगा। होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस और नॉन होमोजीनियस में क्या फर्क है, थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। होमोजीनियस इक्वेशंस वो होती है स्टूडेंट्स जिनकी राइट साइड जीरो होती है। सिस्टम ऑफ होमोजीनियस का मतलब है कि एक से ज्यादा इक्वेशंस आपके पास एक टाइम में आ रही हैं। ठीक है, तो जिनकी राइट साइड जीरो हो, यानी कि हर इक्वेशन इक्वल टू जीरो हो, उसको हम होमोजीनियस कहते हैं। और नॉन होमोजीनियस में उनकी राइट साइड पे कोई ना कोई एलिमेंट होता है। तो स्टूडेंट्स होमोजीनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के ना मेथड कोई नहीं है, लेकिन उनके जो सॉल्यूशंस हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। या वो ट्रिवियल सॉल्यूशन होंगे, यानी कि सारे के सारे जीरो होंगे, या वो इनफिनिट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, जिसको हम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं। तो ट्रिवियल मींस जीरो सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल मींस इनफिनिट मैनी सॉल्यूशंस। ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कंडीशंस क्या होती हैं, हम कैसे बता सकते हैं कि होमोजीनियस इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन हैं वो नॉन ट्रिवियल होंगे, यानी अदर देन जीरो आएंगे। तो इसके लिए हम चेक करते हैं उन इक्वेशंस से बनने वाले मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को। अगर वो डिटर्मिनेंट हमारे पास जीरो के इक्वल आ जाए, देखिए बड़ी अजीब सी बात है, हम नॉन होमोजीनियस में तो ये पढ़ते हैं ना कि अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो गया तो वो तो सॉल्व ही नहीं हो सकती आगे। लेकिन होमोजीनियस इक्वेशंस के अंदर अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो आए, तब हम कहते हैं कि हमारे पास सोल्यूशन क्या है, नॉन ट्रिवियल है। और ट्रिवियल किस केस में होगा फिर, अदर देन जीरो में, कि अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट का आंसर कोई नंबर आ रहा है 1 2 3 4, तो हम कह देंगे कि जी हमारे पास इसका सोल्यूशन ट्रिवियल आएगा। अच्छा, पेज नंबर 66 के ऊपर क्लियरली लिखा हुआ है, आप यहाँ से इस चेक पॉइंट को पढ़ सकते हैं। ये देखिए की फैक्ट है, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं।
condition for the system of homogeneous linear equation to have non-trivial solution, that is determinant is zero. अगर आपके पास होमोजीनियस इक्वेशंस का डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए तो आप कहते हैं कि उसका सोल्यूशन नॉन ट्रिवियल है। और ट्रिवियल किस केस में है, फिर ये भी लिख देते हैं, ट्रिवियल सोल्यूशन यानी कि जीरो सोल्यूशन तब मिलेगा व्हेन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, कोई नंबर आएगा, तो आप कहेंगे कि सोल्यूशन ट्रिवियल है इन दी केस ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। और अगर जीरो आ रहा है तो फिर कहेंगे नॉन ट्रिवियल है। तो स्टूडेंट्स, इस एमसीक्यू में हमसे क्या पूछा गया है, इसमें तो कहा गया है कि बताएं कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कब आता है। ठीक है, तो नॉन ट्रिवियल के लिए हमने अभी वो कैप्शन पढ़ा है कि इफ अवर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो, सो हियर इज द राइट ऑप्शन। और इसी एक्सप्लेनेशन में हम लिख सकते हैं इफ होमोजीनियस इक्वेशन लिखता हूं आपके पास, ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू जीरो, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल्स टू जीरो, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू जीरो। दीज आर दी थ्री होमोजीनियस इक्वेशंस। ठीक है, अब इन होमोजीनियस इक्वेशंस के दो तरह के सॉल्यूशंस आते हैं। नंबर वन, ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन कौन सा होता है स्टूडेंट्स, जिसमें आपके पास x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड सारे के सारे जीरो हो, और ये तब आता है जब आपका डिटर्मिनेंट जो है वो क्या हो, नॉट इक्वल टू जीरो हो, यानी अदर देन जीरो आए। और नंबर टू, नॉन ट्रिवियल। अब नॉन ट्रिवियल के अंदर भी ना दो किस्में, ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, और ये आपको कब मिलेगा, जब आपका डिटर्मिनेंट क्या होगा, जीरो होगा। ये आपने याद कर लेना है। ठीक है, कि नॉन ट्रिवियल कब होगा, जब डिटर्मिनेंट जीरो, ट्रिवियल कब होगा, जब नॉट इक्वल टू जीरो। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट होमोजीनियस इक्वेशन से रिलेटेड, कि होमोजीनियस इक्वेशंस डजंट हैव एग्जैक्ट सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो याद रखें, होमोजीनियस इक्वेशंस का कभी भी एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं आता कि x की कोई एग्जैक्ट वैल्यू हो 2 3 4 या y की एग्जैक्ट हो 5 6 7। इस तरह से इनके दो ही तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, या ट्रिवियल मींस जीरो, या नॉन ट्रिवियल या इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल मींस इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, यानी जर्नल फॉर्म में सॉल्यूशन आता है। और कंडीशंस ये हैं। सो एमसीक्यू की स्टेटमेंट अगर चेंज हो जाए कि सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन हैज ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो फिर आपने किस पे टिक करना है, ऑप्शन नंबर 4 पे, क्योंकि ट्रिवियल के लिए आपके पास क्या कंडीशन है, नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये था एमसीक्यू नंबर 7। चलते हैं 8 पे। जी स्टूडेंट्स, अब नॉन होमोजीनियस की बात आ गई है। होमोजीनियस में बताया था कि राइट साइड जीरो होती है, नॉन होमोजीनियस में राइट साइड जीरो नहीं होती, कोई नंबर आंसर आता है उसका। अच्छा, कहता है फॉर नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस द सिस्टम इज कंसिस्टेंट इफ। अच्छा, अब ये बड़े एक मजे का टॉपिक है, मैं यहाँ पे इसका सारा डाटा लिखता हूँ ताकि आपको समझ आए। सबसे पहली बात तो स्टूडेंट्स, हमारा यहाँ पे टारगेट ऑप्शंस को टिक करना नहीं है, हमारा यहाँ पे टारगेट अपने कंसेप्ट को ठीक करना है कि आपके पास स्टेटमेंट चेंज भी आ जाए तो आप परेशान ना हो। आपने बुक वॉर्म नहीं बनना कि हमें बस ऑप्शंस को रट लिया और ये आ गया आंसर, नहीं, आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को उसकी थ्योरी के साथ रिलेट कर। हमारे पास देखें कि नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस क्या होती हैं। नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस वो होती हैं स्टूडेंट्स हमारे पास a1x b1y प्लस c1z इज इक्वल टू सम वैल्यू k, a2x k1 कह देते हैं, b2y प्लस c2z इज इक्वल टू k2, a3x b3y प्लस 3z, where k1 is equals to k2 is equals to k3 is not equals to 0। ठीक है स्टूडेंट्स, सो k1 k2 k3 जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, यानी अदर देन कोई नंबर है। अब इनके सॉल्यूशंस कितनी तरह के होते हैं, इनके सॉल्यूशंस होते हैं स्टूडेंट्स, नंबर एक, यूनिक सॉल्यूशन, मींस के x y और z का कोई एग्जैक्ट आंसर आता है। लेट्स से a आ गया, y का b आ गया, z का c आंसर आ गया। नंबर 2 पे इनके आते हैं जी यूनिक सॉल्यूशन है और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, यानी कि जर्नल सॉल्यूशन। ठीक होगी बात स्टूडेंट्स। और ये जो दोनों कैटेगरीज हैं जिनमें कोई ना कोई आंसर हमें मिल रहा है नॉन होमोजीनियस के केस में, इस सूरत में हमारा सिस्टम क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। सिस्टम इज कॉन्सिस्टेंट। ठीक है, व्हेन वी हैव
एनी सोल्यूशन, चाहे वो इनफाइनाइट की फॉर्म में हो चाहे वो एग्जैक्ट की फॉर्म में हो, हम अपने सिस्टम को कंसिस्टेंट कहेंगे व्हेन वी हैव एनी सोल्यूशन। ठीक होगी बात। ये तो हो गया दो टाइप। तीसरी टाइप होती है स्टूडेंट्स सॉल्यूशंस की, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन कब होता है स्टूडेंट्स हमारे पास? जब हमारे पास आंसर ही नहीं आता। नो सॉल्यूशन तब होता है जब हम क्रैमर रूल कर रहे हो या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड कर रहे हो और हमारे पास डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाए, यानी डिटर्मिनेंट सिंगुलर हो जाए, 9th क्लास वाला। तो क्रैमर रूल कब सॉल्व नहीं हो सकता था? जैसे 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.6 का पहले पार्ट का 5वां पार्ट है, ठीक है, पहले क्वेश्चन का 5वां पार्ट है जिसमें आपके पास डिटर्मिनेंट 0 आ जाता था, तो आप कहते थे नो नो पॉसिबल। तो वो तभी होता है जब आपके पास सोल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करता। और नो सॉल्यूशन के केस में आप कहते हो कि हमारा सिस्टम जो है वो इनकॉन्सिस्टेंट है। ठीक है, अगर मजीद इसकी डिटेल देखनी है तो आप लेक्चर को विजिट करने हैं, वहां पे मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में इसको डिस्कस किया है। अच्छा, अब 3 तरह के सॉल्यूशंस हो गए। होमोजीनियस के 2 थे, ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल, लेकिन उसमें सॉल्यूशन आता था, 0 सॉल्यूशन आता था या जर्नल सॉल्यूशन आता था। लेकिन नॉन होमोजीनियस के केस में 2 तरह के सॉल्यूशंस हैं, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, जिनमें कोई ना कोई सॉल्यूशन आ रहा है। और इस केस में आप कहोगे कि हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट है। और तीसरी टाइप होती है नो सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्यूशन आता ही नहीं है, उसमें आप कहोगे हमारा सिस्टम जो है वो इनकंसिस्टेंट है। अब स्टूडेंट्स इन तीनों को चेक कैसे करना है? इन तीनों को चेक करना है आपने रैंक के थ्रू। ठीक है, अगर आपकी रैंक और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मैंने एशेलन रिड्यूस एशेलन फॉर्म में डिस्कस किया, आप वहां से देख सकते हैं, उसको हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। अगर हमारे पास रैंक ए की और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की आपस में इक्वल हो जाए, इक्वल भी हो और नंबर ऑफ अननाउंस के भी इक्वल हो, यानी कि रैंक भी 3 आई, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी 3 है और नंबर ऑफ अननाउंस भी 3 है, तब उस सूरत में आप कहोगे कि हमारा सिस्टम यूनिक सॉल्यूशन देता है और कंसिस्टेंट है। अच्छा, अगर आपकी रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स नंबर ऑफ वेरिएबल से लेस हो जाए, ठीक है, तो तब उस सूरत में फिर आप कहते हो कि जी हमारे पास सिस्टम जो है वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस की फॉर्म में आ सकता है। ठीक है, अच्छा, कब आपके पास ये इक्वल नहीं, यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता, ठीक है, या सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता है? इनकंसिस्टेंसी के लिए आपके पास ये क्राइटेरिया है कि इफ रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, अगर ये इक्वल ना हो आपस में, तब आप कहते हो कि हमारे पास सिस्टम जो है वो इनकंसिस्टेंट होगा। अब स्टूडेंट्स इसी को हम डिस्कस करते हैं पेज नंबर 69 के ऊपर। बुक के पेज नंबर 69 को आप ओपन कर लें अपने पास, यहां पे लिखा हुआ है बेटे, ये देखें, कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया। सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, सिस्टम इज inconsistent if rank of A is not equal to rank of B, if rank of A is equal to rank of B is equal to number of unknowns, then we have unique solution। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास 3x3 का मैट्रिक्स था, आपके पास A की रैंक भी 3 आ गई, रैंक ऑफ A B भी 3 है और नंबर ऑफ अननाउंस भी आपके पास 3 ही थे, तो इस सूरत में आपका सिस्टम यूनिक होगा। अगर आपकी रैंक ए की और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की आपस में बराबर हो लेकिन लेस हो जाए नंबर ऑफ अननाउंस से, यानी कि रैंक आपके पास ए की आ गई 2 और वही रैंक आपके पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की है लेकिन नंबर ऑफ अननाउन 3 थे एक्स वाई जेड, तो उस सूरत में आप कहोगे कि हमारा सिस्टम जो है वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन रखता है। तो इनकंसिस्टेंट कब होगा? जब रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी आपस में इक्वल ना हो, और कंसिस्टेंट इन दोनों केसेस में होगा, और उनके लिए ये क्राइटेरिया स्टूडेंट्स। ठीक है, बहुत पढ़ना पड़ेगा आपको इस चैप्टर को, ये बड़ा अहम चैप्टर है, किसी सूरत आप इसके किसी टॉपिक को मिस नहीं कर सकते। अच्छा, अब स्टूडेंट्स हमने किस पे टिक करना है? हमसे पूछा जा रहा है कि सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट के लिए क्या पढ़ा है हमने कि रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ बी, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक होगी बात। चलते हैं इसके नेक्स्ट एमसीक्यू पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू भी इसी सिस्टम का ही है। कहा जा रहा है कि फॉर अ सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस विद 3 वेरिएबल्स विद यूनिक सॉल्यूशन। जी स्टूडेंट्स, यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? जब एक सिस्टम जो है वो 3 वेरिएबल्स रखता हो, ठीक है, और उनके लिए यूनिक सॉल्यूशन का क्राइटेरिया हमें चाहिए। तो अगेन पेज नंबर 69 के ऊपर जहां पे एग्जैक्ट इसी स्टेटमेंट को कॉपी किया गया है कि इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननाउंस, देन सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। यहां पर स्टूडेंट्स क्या कहा गया है? यूनिक कब मिलेगा? कि जब रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ बी और नंबर ऑफ अननाउंस तीनों आपस में क्या हो जाए? इक्वल। अब देखें, वो कह रहा है रैंक ऑफ ए भी 3 है, रैंक ऑफ ए बी भी 3 है और अननाउंस भी आपस में 3 है, तो इट मींस कि दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक होगी बात। और एक्सप्लेनेशन में आप लिख सकते हैं ऐसी कि इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननाउंस,
नंबर ऑफ अननाउन्स, और यहां पर कितने दिए हुए 3x3 मैट्रिक्स के लिए, ठीक है, तो इट मीन्स कि ये यूनिक होगा। तो स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से अब तक समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसके लास्ट एमसीक्यू पे। जी स्टूडेंट्स, लास्ट एमसीक्यू है इसका, कहता है अ सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस हैविंग इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस कैन बी सॉल्व्ड बाय इन्वर्जन, क्रैमर, गॉस जॉर्डन या ऑल ऑफ दीस। अच्छा, अब यहाँ पर ना उसने बड़ी ट्रिक लगाकर आपको पजल करने की कोशिश की है। उसने तीनों वो मेथड लिख दिए हैं जिनसे नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, हम जिक्र कर लेते हैं थोड़ा सा कि नॉन होमोजीनियस को सॉल्व करने के मेथड्स कितने हैं। पहला मेथड है स्टूडेंट्स क्रैमर रूल। ठीक है, methods to solve the non-homogeneous equations, number one is Cramer rule, Cramer's rule। चलें, क्रैमर्स रूल का फिर तो फॉर्मूला भी आता होगा कि हम वहां पे यूं करते थे, x निकालने के लिए ax का डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, y निकालने के लिए ay का डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, z निकालने के लिए az का डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। ठीक, याद आ गया होगा। सिमिलरली सेकंड मेथड होता है मैट्रिक्स इन्वर्जन, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। मैट्रिक्स इन्वर्जन में क्या करते हैं आप, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, ये फॉर्मूला लगाते हैं, वेयर एक्स इज द वेरिएबल मैट्रिक्स। नंबर थर्ड पे होता है आपके पास गॉस एलिमिनेशन मेथड, गॉस एलिमिनेशन, जिसको आप एशलन फॉर्म भी कहते हो, कुछ इसको एक्लन फॉर्म कहते हैं, ये एक्लन नहीं है, इट्स एचलन फॉर्म। ठीक है, एचलन फॉर्म। और फोर्थ पे आता है स्टूडेंट्स आपके पास गॉस जॉर्डन, गॉस जॉर्डन मेथड, विच इज द एक्सटेंशन ऑफ द गॉस एलिमिनेशन, जिसमें आप एशलन को रिड्यूस कर देते हो रिड्यूस एशलन फॉर्म में। ठीक है, रिड्यूस एशलन फॉर्म। ये चार मेथड्स हैं स्टूडेंट्स सॉल्व करने के, किसको, नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस को। ये भी एक एमसीक्यू बन सकता है कि मेथड्स टू सॉल्व दी नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस आर 4 मेथड्स। अच्छा, होमोजीनियस को सॉल्व करने का कोई मेथड नहीं है, उसमें बस आप ये बताते हो कि इसका सोल्यूशन कैसा आएगा, ट्रिवियल होगा, नॉन ट्रिवियल होगा, और उसके लिए आप डिटर्मिनेंट निकालते हो। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो नॉन ट्रिवियल, नॉन 0 आ जाए तो ट्रिवियल सोल्यूशन, दैट्स इट। लेकिन नॉन होमोजीनियस में प्रॉपर मेथड से सॉल्व करके वेरिएबल्स को फाइंड करना होता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे वो कह रहा है कि किस मेथड से सॉल्व करने से हमारे पास इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस आ सकते हैं। ठीक है, तो याद रखें कि हमारे पास क्रैमर रूल से कभी भी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस नहीं आते। ठीक है, क्रैमर रूल हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन का मेथड है, जिसमें हमें सिर्फ ये डिसाइड करना होता है कि सॉल्यूशन आएगा या नहीं आएगा। आएगा तो यूनिक होगा, नहीं आएगा तो वो नो सॉल्यूशन होगा। फॉर एग्जांपल, क्रैमर रूल के लिए हमें डिटर्मिनेंट निकालना होता है, डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाए तो नो सॉल्यूशन, आगे प्रोसीड ही नहीं कर सकते आप। अगर 0 नहीं आता, नॉन सिंगुलर होता है, तो फिर बेटा सॉल्व करते हो और 3 आपके पास आंसर आ जाते हैं। इट मींस के इन क्रैमर रूल यू हैव 2 एग्जैक्ट ऑप्शंस, ईदर यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। तो इसका मतलब इनफाइनाइट के लिए तो क्रैमर रूल निकल गया। सिमिलरली मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में भी आपके पास डिटर्मिनेंट डिसाइड करता है कि सॉल्यूशन यूनिक होगा या नहीं होगा। इनफाइनाइट का कोई केस नहीं होता, डिटर्मिनेंट निकालते हो, सिंगुलर आ जाए तो नो सॉल्यूशन, नॉन सिंगुलर आए तो सॉल्व करके निकाल लेते हैं आप एडजॉइंट वगैरह। ठीक है, और वेरिएबल्स के आंसर। नंबर थर्ड इज द गॉस एलिमिनेशन। गॉस एलिमिनेशन इज द एचलन फॉर्म। एचलन फॉर्म में आप अपर ट्रायंगुलर फॉर्म बनाते हो, ठीक है, सॉरी हाँ जी, अपर ट्रायंगुलर फॉर्म बनाते हैं, और फिर उसके बाद आप अपने आंसर्स को निकाल लेते हैं। इसमें भी आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आने के चांसेस होते हैं। सिमिलरली रिड्यूस एशलन फॉर्म के अंदर भी आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, आप उसको रिड्यूस करते हो और जनरली आप अपना आंसर निकाल सकते हो। सो हियर is the only one option, that is the Gauss-Jordan method, which leads us to infinite many solution. First two options are just methods to solve the homogeneous, non-homogeneous equations for the unique solution. So Gauss-Jordan is the right option. ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था एक्सरसाइज का कि ये तीनों के तीनों मेथड जरूर हैं नॉन होमोजीनियस को सॉल्व करने के, लेकिन इनमें से इनफाइनाइट आने के चांसेस सिर्फ हमें थर्ड में पता चल सकते हैं। पहले दो जो हैं वो यूनिक सॉल्यूशन के लिए यूज होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास 10 के 10 एमसीक्यूज की एक्सप्लेनेशन। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको ये समझ आए, और अब मैं आपके लिए एक थोड़ी सी अपनी रिसर्च लेके आया हूँ जिसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं आपकी बुक से, फेडरल बोर्ड की दूसरी बुक से, और वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आप उसके स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते जाएं। मेरा व्हाट्सएप चैनल लाजमी ज्वाइन करें, और टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है।
आज इंशाल्लाह 4 फरवरी मैथ का पहला टेस्ट होगा और साथ में ये वीडियो भी अपलोड हो जाएगी। तो व्हाट्सएप नंबर आपके पास मौजूद है, सर शाहजेब का नंबर भी आपके पास है, मेरा नंबर भी मैं इंशाल्लाह डाल दूंगा। तो दोनों में से आप जिसको चाहें मैथ का टेस्ट सॉल्व करके भेज दें ताकि आपकी साथ साथ प्रैक्टिस हो जाए। और अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स की तरफ जो कि मैट्रिसेस के टॉपिक से रिलेटेड है। जी स्टूडेंट्स, सम इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग एमसीक्यूज फॉर दी मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। याद रखें 20 नंबर का पोर्शन होता है एमसीक्यूज का, ठीक है। और इस बार फर्स्ट ईयर और 9th को भरपूर कोशिश करनी है अपने पेपर्स में, क्योंकि दोनों बुक्स चेंज हैं और दोनों का पेपर अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, ठीक है। इसमें हमारा कोई फायदा नहीं है बच्चों, इसमें आपका फायदा है। जितना आप डीप लर्निंग करेंगे उतना आपके लिए फायदा होगा। आपने बुक वॉर्म नहीं बनना, रोड लर्निंग नहीं करनी, चीजों को याद नहीं करना, ठीक है। चीजों को समझ के अपने माइंड में कॉन्सेप्ट को रखना है। याद करने से चीजें भूल जाती हैं और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पेजेस काले करने पे मजबूर करेगा, लेकिन आप उसको याद नहीं कर सकते। एनी हाउ, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सुनो। सबसे पहला पॉइंट है ऑर्डर से रिलेटेड। कहता है टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर कैन बी कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। दो मैट्रिसेस हमेशा ऐड हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि उनका ऑर्डर आपस में इक्वल हो, यानी कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो, तभी वो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक स्क्वायर हो और दूसरा रेक्टेंगल हो, आप उसको ऐड नहीं कर सकते। ऐड करने के लिए रूल क्या है? दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर्स का सेम होना। सेकेंडली है सम और डिफरेंस। Some difference in product of upper lower triangular matrix is again upper and lower triangular matrix. Upper triangular matrix क्या होता है स्टूडेंट्स? जिसकी डायगोनल की लोअर एंट्रीज 0 होती हैं, और लोअर ट्रायंगुलर वो होता है जिसकी डायगोनल के एंट्रीज से ऊपर वाली एंट्रीज 3 जो है वो 0 होती हैं। ये दोनों ऑपोजिट चलते हैं। देखिए, अपर में मैं कह रहा हूँ कि लोअर एंट्रीज 0 है, लोअर में मैं कह रहा हूँ कि अपर एंट्रीज 0 है, ठीक है। अगर आपके पास ऐसे दो मैट्रिसेस हैं जो कि अपर ट्रायंगुलर हैं, तो उनका सम भी अगेन अपर ट्रायंगुलर बनेगा। ऑब्वियसली एक मैट्रिक्स है, उसकी भी 3 एंट्रीज 0 हैं, सामने वाले की भी पहले 3 एंट्रीज 0 हैं, तो वो उनका सम भी 0 ही रहेगा। सो सम ऑफ द अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज अगेन अ अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सेकेंडली स्टूडेंट्स, हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स इज बोथ अपर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होता है स्टूडेंट्स हमारे पास? जिसकी डायगोनल एंट्रीज को छोड़कर बाकी सारी एंट्रीज 0 होती हैं। और डायगोनल मैट्रिक्स ही हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जो एट अ सेम टाइम अपर भी होता है और लोअर भी होता है। चलें, मैं आपकी आसानी के लिए एक दफा इसको लिख देता हूं कि किस तरह के मैट्रिक्स को हम अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। कंसीडर दीज मैट्रिसेस स्टूडेंट्स। ए है हमारे पास 1 0 0 2 1 2 0 3 1 1। दिस इज दी लोअर ट्रायंगुलर, ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि इसमें ये वाली जो डायगोनल से ऊपर देखें तो एक ट्रायंगल बन रही है 3 एलिमेंट्स की, ये 0 होते हैं। सिमिलरली अगर ये वाले 3 एलिमेंट्स क्या हो जाए 0, तो फिर उसको हम अपर कहेंगे। और डायगोनल हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होता है? 2 0 0 0 2 0 0 0 1। अब देखें, डायगोनल की एंट्रीज को छोड़ के बाकी सारी एंट्रीज हमारे पास क्या हैं? 0 हैं। ये 3 भी 0 हैं और ये 3 भी 0 हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स ही एट अ सेम टाइम हमारे पास क्या होता है? अपर मैट्रिक्स भी होता है और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होता है, ठीक है। अच्छा, ट्रांसपोज ऑफ द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सिमिलरली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज of lower matrix is upper triangular matrix and transpose of upper triangular matrix is lower triangular matrix. ऑपोजिट चलते हैं स्टूडेंट्स। अगर आपके पास एक upper triangular matrix है, जैसा कि मैंने ये लिखा है, मैं एग्जांपल दे दूं आपको, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? लोअर है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूं, चलें इसका ट्रांसपोज लें, कॉलम्स को रोज में बदलें, तो पहला कॉलम क्या बन जाएगा? 1 0 0, दूसरा बन जाएगा 2 1 0, तीसरा हो जाएगा 3 1 1। तो अब देखें ये कौन सा बन गया? ट्रांसपोज इज अपर, ठीक है। तो लोअर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अपर होता है, अपर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लोअर मैट्रिक्स होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपने याद रखना है, दिस इज अ की पॉइंट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए एंड के ए इज सेम। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, आप उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करने से तो उसकी रोज और कॉलम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, वो उतनी ही रहेंगी, ठीक है। वो चेंज तो नहीं होंगी, लेकिन उनकी वर्थ बढ़ जाएगी, या कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी। नेगेटिव से करेंगे तो वो छोटे नंबर बन जाएंगे, प्लस से करेंगे तो बड़े नंबर बन जाएंगे। तो order of the A matrix and multiple with A to some scalar is same. Product of AB is not equals to BA. Product of two matrices is non-commutative. ठीक है स्टूडेंट्स, ये कम्यूटेटिव नहीं होते इन जनरल। हाँ, अगर आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में ये कहा जा सकता है कि उन पे ये होल्ड होता है, ठीक है। लेकिन दो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस के लिए सेम ऑर्डर के जो एलिमेंट्स हैं, सॉरी मैट्रिसेस हैं, डिफरेंट मैट्रिसेस हैं, उनके लिए ये प्रोडक्ट इक्वल नहीं होती। टू मैट्रिसेस ए एंड बी इज कन्फर्मेबल
if the number of columns of first is equal to number of rows of second। दो मैट्रिसेस आपस में कब मल्टीप्लाई हो सकते हैं? जब पहले की रोज सॉरी कॉलम्स दूसरे की रोज के इक्वल हो। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज हैं वो ट्रांसपोज से रिलेटेड है। कहा जा रहा है कि ए प्लस बी होल ट्रांसपोज, इसको अगर आप ओपन करते हैं तो क्या होगा? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास, अगर हमारे पास इनफाइनाइटली काफी सारे नंबर्स आपस में ऐड हो रहे हैं और हम उनका ट्रांसपोज लेते हैं तो उसको फिर हम लिख सकते हैं रिवर्स ऑर्डर में। इसको हम बोलते हैं, ये जो लिखा हुआ है ना आपके पास, ये क्या है स्टूडेंट्स? देखें एडिशन के अंदर तो इनका ऑर्डर चेंज नहीं होता। अगर ए का ट्रांसपोज प्लस बी, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज है तो वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज की फॉर्म में ओपन होगा, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज प्रोडक्ट में आ जाए, ए बी का होल ट्रांसपोज है तो फिर ये रिवर्स ऑर्डर में ओपन होगा, बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज, जिसमें अगर आप ट्रांसपोज होल नंबर्स के ऊपर ले रहे हैं, प्रोडक्ट के ऊपर ले रहे हैं तो रिवर्स ऑर्डर से उसको ओपन करना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप ए बी के होल ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज लिख सकें, ये चीज रिवर्स में ओपन होगी। और यही चीज इनवर्स के लिए भी है। इनवर्स में भी अगर ए बी होल इनवर्स है तो वो बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स की फॉर्म में ओपन होगा। सो ये भी एमसीक्यू पेपर में बन सकता है, स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट थी। चलते हैं कुछ नेक्स्ट पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है मोर देन वन स्क्वायर मैट्रिक्स कैन हैव द सेम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। अच्छा, दो मैट्रिसेस ऐसे भी हो सकते हैं, डिफरेंट मैट्रिसेस का भी एक आंसर हो सकता है डिटर्मिनेंट का। जरूरी नहीं है कि डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज यूनिक हो, यानी कि एक डिटर्मिनेंट का जो आंसर आ गया वो किसी दूसरे मैट्रिक्स का नहीं हो सकता। दो डिफरेंट मैट्रिक्स का एक जैसा डिटर्मिनेंट का आंसर पॉसिबल है, ठीक है। तो इसमें कोई आपको परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। अगर मैं इसकी एग्जांपल आपको दूं तो वो कुछ यूं हो सकती है। देखिए मैं एक मैट्रिक्स आपके सामने लिखता हूं, 2 1 2 और 4। देखिए क्या इसका बनेगा, 4 2 ज़र 8, 2 1 ज़र 2, तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और इसी के एलिमेंट अगर मैं एक और मैट्रिक्स ले लेता हूँ, लाइक 4 2 4 2 और 7। अब देखें अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालता हूँ तो क्या आएगा? 7 2 ज़र 14, 2 4 ज़र 8, 14 माइनस 8, फिर से हमारे पास क्या आ गया? 6। तो इसका मतलब दो डिफरेंट मैट्रिक्स का भी एक जैसा डिटर्मिनेंट आ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि डिटर्मिनेंट एक स्केलर वैल्यू होती है और वो सारे नंबर्स की जो अरेंजमेंट है प्रोडक्ट की और उनकी सब्ट्रैक्शन की, वो एक जैसा नंबर ला सकती है। अच्छा, मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या है इनवर्स का? इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। लेकिन स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि ए इनवर्स को आप ये नहीं कह सकते कि ए की पावर -1 है तो इसको आप नीचे ले जाएं। सो ए इनवर्स इज नॉट इक्वल टू 1 बाय ए, ठीक है। वैसे अलजबरा के अंदर तो हम यही करते हैं ना कि अगर x की पावर -1 है तो 1 ओवर x लिख देते हैं, लेकिन मैट्रिसेस के अंदर ए इनवर्स से मुराद 1 ओवर ए बिल्कुल नहीं होता। इन मैट्रिसेस में ए इनवर्स मींस एडजॉइंट ऑफ ए बाय ए डिटर्मिनेंट होता है। सिमिलरली नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज यूनिक। आइडेंटिटी एक यूनिक मैट्रिक्स है 1 0 0 1। इसी तरह इसकी ऑर्डर चेंज करते जाएं तो डिफरेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ सकते हैं आपके पास। इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इज यूनिक। अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकलेगा तो वो एक ही होगा, वो यूनिक होगा, उसके एक से ज्यादा इनवर्सेस नहीं आ सकते। सिमिलरली आपके पास रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्स आ गया है, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। इसको आप रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्स कहते हैं कि ये बैक पे ओपन होते हैं, ठीक है। अगर ए बी सी होल इनवर्स है तो वो सी इनवर्स बी इनवर्स और ए इनवर्स की फॉर्म में ओपन होगा। सिमिलरली अ मैट्रिक्स रिड्यूस टू एचेलॉन फॉर्म इज आल्सो इज द एचेलॉन फॉर्म। एक मैट्रिक्स जो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में जा रहा है वो इनफैक्ट एचेलॉन की फॉर्म से होके गुजर रहा है, क्योंकि एचेलॉन पहले आती है और रिड्यूस एचेलॉन बाद में आती है, ठीक है स्टूडेंट्स। कहते हैं इफ राइट साइड ऑफ द इक्वेशंस आर जीरो देन सच इक्वेशंस आर होमोजेनियस इक्वेशंस। इस पे हमने बड़ी डिटेल में बात की है कि ऐसी इक्वेशंस जिनकी राइट साइड जीरो हो उनको हम होमोजेनियस कहते हैं। और होमोजेनियस इक्वेशंस के कितने टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं? दो टाइप के। ट्रिवियल सॉल्यूशन ऐसा जिसमें तीनों वेरिएबल जीरो हो जाएं, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस है जिसमें हमारे पास इनफिनिट मैनी सॉल्यूशंस आ सकते हैं। और इनकी कंडीशंस मैंने जिक्र की हुई है, यहाँ पे भी की है, देख सकते हैं आप कि होमोजेनियस सॉल्यूशंस हैव ऑलवेज कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। एक बात कंफर्म है कि होमोजेनियस इक्वेशंस हमेशा कंसिस्टेंट होती हैं, ये नॉन इनकंसिस्टेंट हो ही नहीं सकती। इनकंसिस्टेंट तो उस फॉर्म में होती है ना जब इनका सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट ना करे। तो ये कंसिस्टेंट होती हैं और इनके दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल। सिर्फ ट्रिवियल की कंडीशन ये है कि डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, और नॉन ट्रिवियल की है कि डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो आ जाए, राइट। सो अब जहां तक बात है स्टूडेंट्स, हमने नॉन होमोजीनियस की है, मैं एमसीक्यू में भी डिस्कस कर चुका हूँ कि नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस हैव फॉलोइंग सॉल्यूशंस, यूनिक, नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइटली, ठीक है। तो कुछ थोड़े से और पॉइंट्स रह गए। जी स्टूडेंट्स, कहता है क्रैमर रूल एंड इन्वर्जन मेथड कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन सिंगुलर, ठीक है, मींस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। इन दो मेथड्स को अगर आप सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो ये आपको आंसर नहीं देंगे, ठीक है। अच्छा, मैट्रिक्स रो एंड कॉलम ऑपरेशन कैन बी यूज्ड टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन और परफॉर्मिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। मैट्रिक्स का जो रो और कॉलम ऑपरेशन है वो यूज हो सकता है किसके लिए? लीनियर इक्वेशंस के लिए
उनके सॉल्यूशंस के लिए और गॉस एलिमिनेशन मेथड को यूज करने के लिए। ठीक होगी बात स्टूडेंट्स। अच्छा, नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट रो मैट्रिक्स ऑपरेशंस आर यूज्ड टू सॉल्व द डिटर्मिनेंट इन मैट्रिक्स रो ऑपरेशंस एंड कॉलम ऑपरेशंस। अच्छा, अब यहाँ पे ना स्टूडेंट्स कुछ प्रॉपर्टीज का जिक्र किया गया है मैट्रिक्स के रो ऑपरेशंस में और डिटर्मिनेंट के रोज एंड कॉलम ऑपरेशंस में। मैट्रिक्स के रोज और कॉलम ऑपरेशन में ना आप रोज को स्वैपिंग कर सकते हैं, लेकिन जब डिटर्मिनेंट्स में आप दो रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो नेगेटिव साइन लाना होता है। और मैट्रिक्स का जो रोज और कॉलम ऑपरेशन है वो आप गॉस एलिमिनेशन मेथड के लिए यूज करते हैं, जबकि डिटर्मिनेंट का रोज एंड कॉलम ऑपरेशन आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, तो ये बात आपने याद रखनी है। कहते हैं इन मैट्रिक्स रोज एंड कॉलम ऑपरेशन, हम देखें मैट्रिक्स के रोज और कॉलम ऑपरेशन की कुछ आपको चीजें बता रहा है। जी स्टूडेंट्स, कहते हैं मैट्रिक्स के रोज और कॉलम ऑपरेशन के अंदर आप क्या कुछ कर सकते हैं, आप स्वैप कर सकते हैं दो रोज और कॉलम्स को अपनी मर्जी से। ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी रो को या कॉलम को किसी भी स्केलर नंबर के साथ, और मल्टी एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग कर सकते हैं मल्टीपल ऑफ एनी रो विद एन अदर रो और कॉलम। ठीक है, ये मैंने स्टूडेंट्स में एडिंग इस तरह से लिखता हूँ और सब्ट्रैक्टिंग इस तरह से लिखता हूँ। ठीक है, और डिवाइडिंग के लिए मैं डिवाइड का साइन डाल के ना ING लिखता हूँ। सो मेरा तरीका यही है, डिवाइडिंग एंड सॉरी एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल ऑफ रोज। अब आप किसी भी नंबर को किसी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और किसी रो के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स की रोज एंड कॉलम ऑपरेशन में इस चीज की आपको इजाजत होती है। अच्छा, अब इन डिटर्मिनेंट रो एंड कॉलम ऑपरेशन, अब देखें मैट्रिक्स में तो आप आसानी से स्वैप कर लेते थे विदाउट चेंजिंग साइन, लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या होता है, डिटर्मिनेंट में आप स्वैपिंग के लिए जब आप करते हैं तो आपको साइन चेंज करना पड़ता है। ठीक है, सिमिलरली मल्टीप्लाइंग रो और कॉलम बाय स्केलर, मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप किसी भी रो और कॉलम को किसी स्केलर के साथ। अच्छा, एडिंग अ मल्टीपल ऑफ वन रो टू एन अदर डज नॉट चेंज द डिटर्मिनेंट। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर आप किसी एक रो को किसी दूसरी रो में ऐड करके लिख देते हैं तब भी उससे डिटर्मिनेंट के आंसर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये कुछ स्टूडेंट्स बेसिक प्रॉपर्टीज थी, ये उम्मीद है आपको पहले भी आती होंगी। अगर नहीं आती तो आप बुक से पढ़ सकते हैं, बुक में भी इनको डिटेल में लिखा गया है। एक्सरसाइज 2.4 से पहले मेरे लेक्चर में इसको मैंने डिटेल में डिस्कस भी किया है। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है स्टूडेंट्स के आपको कम से कम नेशनल बुक फाउंडेशन फर्स्ट ईयर की मैथ में, और मैंने आप लोगों के लिए फर्स्ट ईयर मैथ के अलावा सेकंड ईयर को अभी तक छेड़ा भी नहीं है। ठीक है, कि आप लोगों के कोर्स के ऊपर ज्यादा तवज्जो रहे और इसी को हम पहले सबसे पहले एंड कर लें। और इंशाल्लाह सेकंड ईयर मैथ की जो बुक है उसके वेट में जैसे ही वो आती है हम इंशाल्लाह उसकी भी लेक्चर अपलोड करेंगे। और आपने अब स्टूडेंट्स इस चीज का सिला देना है कि आपने अपने कंसेप्ट को बेहतर करना है। जो चीज आपको क्लियर नहीं होती आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी वहां मौजूद है, मुझसे वहां रब्ता भी कर सकते हैं। मेरे चैनल का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप चैनल को लाजमी ज्वाइन करें, वहां पे हम अपडेट्स अपनी शेयर करते हैं। और टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है, टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करें, अपने टेस्ट को सॉल्व करके हमसे शेयर करें, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि पेपर तक आपकी तैयारी A1 हो जाएगी। तो मिलते हैं चैप्टर 3 की MCQs के साथ। यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 की MCQs का जो वादा था वो भी पूरा हुआ। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।